हमारे तो खर्चे भी नहीं निकलते 25-30 हज़ार में, आप अमीर बनने की बात कर रहे हो। अगर आप ऐसे भी काम कर रहे हो तो भी आप आराम से घर पे बैठे बैठे वीकेंड्स पे महीने के 10-15 हज़ार रुपए एडिशनल कमा सकते हो। तो अगर अपने पास ये सारे अजम्पशंस ठीक हो जाते हैं तो अपना टोटल कॉर्पस कितना बनेगा? अपना टोटल कॉर्पस बनेगा 3.52 करोड़। हाय एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी तनख्वाह 25 से 30 हज़ार रुपए के बीच की है तो क्या आप अमीर बन सकते हैं? इसका शॉर्ट आंसर है हाँ, आप बिल्कुल अमीर बन सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस, मेथड, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सब कुछ डिस्कस करूंगा। अब आप बोलोगे कि अक्षत यार, हमारे तो खर्चे भी नहीं निकलते 25-30 हज़ार में, आप अमीर बनने की बात कर रहे हो। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले और पूरा मेथड एक्सप्लेन करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स दे देता हूं। तो पहला ये कि जो भारत की मीडियन सैलरी है वो रफली पड़ती है 16,000 रुपए। मीडियन सैलरी का मतलब होता है कि 50% लोग 16,000 रुपए से ज़्यादा कमाते हैं और 50% लोग भारत में 16,000 रुपए से कम कमाते हैं। मेरा अजम्पशन ये है कि अगर आप नॉलेज रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा ड्रिवन होंगे। हो सकता है आप नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काम कर रहे हो, क्योंकि भारत में 60% जनसंख्या एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काम करती है एंड उनकी सैलरी रिलेटिवली कम होती है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा अजम्पशन ये है कि आप थोड़े से मेहनती हो, आप नॉलेज रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, आप चीज़ें सीखना चाहते हो, इसलिए आप वीडियो देख रहे हो और आप लाइक बटन भी दबा दोगे। सो मेरा अजम्पशन ये है कि आप 25 से 30 हज़ार रुपए तो कमा ही लोगे या आगे चल के अपना स्किल सेट इंप्रूव करके कमा लोगे। सो ये तो पहला बेसलाइन फिगर हो गया। दूसरा बेसलाइन फिगर होता है डेफिनेशन ऑफ रिच। कई सारे लोग होते हैं, उनके पास अपनी खुद की फरारी होती है, बंगला होता है, बाकी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं एंड वो अपने आप को गरीब समझते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे मटेरियल पोजेशंस नहीं होते, जैसे उनके पास कार नहीं होगी, खुद का घर नहीं होगा, लेकिन तब भी वो अपने आप को अमीर समझेंगे। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रिच तो कुछ होती नहीं है, लेकिन अगर अपन थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो ये एक बेसिक सा अजम्पशन अपन लेके चलते हैं कि अगर आपके पास 2022 में 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में है, लिक्विड मनी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आप अपने आप को अमीर समझोगे। इसकी भी मैं आपको मैथ एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है एंड आप उसको 12% पे इन्वेस्ट करते हो। 12% पे कैसे, वो मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के वीडियो पे। इन्फ्लेशन यूजुअली होता है 6%। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो वो होता है 6%। सो रियल रिटर्न आपका कितना आया? 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख रुपए आपके पास रियल टर्म्स में आ जाएंगे हर साल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेबल अमाउंट पड़ा है तो। अब अगर आपके पास 6 लाख रुपए हैं और अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप टीयर 2, टीयर 3 सिटी में आराम से 50,000 रुपए में आज की डेट में रह सकते हो। सो विद दैट अजम्पशन अपन मानेंगे कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है बैंक अकाउंट में जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यू वुड क्लासिफाई एज बीइंग रिच। बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा कि हो सकता है कईयों की डेफिनेशन में 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, लेकिन अपन बेसलाइन अजम्पशन 2 मान के चलते हैं। एक तो ये कि आपके अंदर क्षमता है 25 से 30 हज़ार रुपए महीना कमाने की, और दूसरा अजम्पशन ये कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस हो गया तो आप अमीर हो। विद दीज डिस्क्लेमर्स आउट ऑफ द वे अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे अपन समझते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट मुद्दे एक साथ चलने चाहिए, इसको बोलते हैं कंजंक्शन में काम करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपके पास कार है और कार के 3 पहिए अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन चौथा पहिया काम नहीं कर रहा, तो क्या कार वर्केबल है? द आंसर इज नो, कार वर्केबल नहीं है, बिकॉज आपको चारों पहिए अच्छे चाहिए। तो चारों पहिए कंजंक्शन में काम करने का मतलब ये होता है कि चारों पहिए इकट्ठा अच्छे से काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो मैं आपको 3 चीजें समझाने वाला हूं, पहली चीज कि आप सेव कैसे करें, दूसरी चीज आप इन्वेस्ट कैसे करें, तीसरी चीज आप हेज कैसे करें, ये तीनों चीजें कंजंक्शन में काम करनी चाहिए। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड पहली चीज अपन सेविंग्स के बारे में कुछ सेलिएंट पॉइंट्स जानते हैं। तो सेविंग्स के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि अगर आप 25-30 हज़ार रुपए कमा रहे हैं तो आप स्पेंड कितना कर सकते हो? आप उसका रफली 66% स्पेंड कर सकते हो। आपको 33% जैसे तैसे सेव करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि यार मेरी 25-30 हज़ार की तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती, तो आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ और आप इतनी इनकम बना लो कि आप रफली 10,000 रुपए महीना सेव कर पाओ। 10,000 महीना क्यों? बिकॉज 1/3 और 33% ऑफ 30,000 इज 10,000 रुपए। तो अगर आप 30,000 रुपए की तनख्वाह पे 10,000 रुपए सेव कर सकते हो तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो। बॉटम लाइन ये है कि आपको महीने का 10,000 रुपए सेव करना ही करना है। अब इसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि आप एक फ्रेमवर्क समझें, आप जो भी आपके खर्चे होते हैं आप उसको 3 भागों में बांट लें। सबसे पहला होता है नीड्स, दूसरा होता है वांट्स, तीसरा होता है डिजायर्स। नीड्स हो गई, जैसे आपको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, आप इससे बच नहीं सकते, आपको भरनी ही पड़ेगी। अगर आपका मकान किराए पे है तो आपको किराया हर महीने देना ही देना है, तो आप इससे बच नहीं सकते।
तो ये तो हो गई नीड्स। अब हो ये सकता है कि आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो, आपका 25-30 हज़ार रुपए का खर्चा पूरा पड़ नहीं रहा हो, एंड आपका सारा का सारा खर्चा नीड्स पे ही जा रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप वांट्स और डिजायर्स को एलिमिनेट कर दो थोड़े टाइम के लिए। वांट्स और डिजायर्स क्या होते हैं, मैं आपको वो भी थोड़ा बहुत फटाफट समझा देता हूँ। वांट्स क्या होता है कि देखो यार, मुझे मूवी देखने का शौक है, मैं तो जाके पॉपकॉर्न भी खाता हूँ, मैं तो 250 रुपए के समोसे भी खाता हूँ मूवी हॉल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो हो गई वांट्स। क्या आपको मूवी देखने का शौक है, 5 स्टार होटल में खाने का शौक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो हो गई वांट्स, राइट। एंड डिजायर्स क्या होता है, डिजायर्स में यानी इच्छाएं, कि मैं बड़ा घर खरीदूंगा, मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, मैं विदेश पढ़ने जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब हो गई डिजायर्स। तो अभी हाल फिलहाल अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी 25-30 हज़ार रुपए की पूरी तनख्वाह चली जाती है, मैं 10 हज़ार रुपए भी नहीं बचा पाता, तो आप कृपया करके वांट्स और डिजायर्स को अभी हाल फिलहाल के लिए एलिमिनेट कर दीजिए। आपको करना क्या है, आपको स्टेप 2 फॉलो करना है। स्टेप 2 का मतलब होता है कि एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम जनरेट करना। अब डिपेंडिंग कि आपकी लाइफ में सिचुएशन क्या है, आप कितना वक्त एडिशनल इनकम स्ट्रीम जनरेट करने में दे सकते हो, आपको एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम फिगर आउट करनी पड़ेगी। अब एडिशनल इनकम स्ट्रीम आप कैसे फिगर आउट करोगे, बहुत आसान तरीका है कि अगर आप अपने वीकेंड्स को प्रोडक्टिवली यूज कर लो तो आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी। कैसे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बेसिक अगर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी है तो आप घर से बैठे बैठे डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा बना सकते हो। कैसे, मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो वीडियो एडिट हुआ है इसके लिए मैंने एक वीडियो एडिटर को हायर किया था, तो उन्होंने मेरे से कुछ पैसे चार्ज करे। सिमिलरली आपने थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल बनाने वाले को मैंने कुछ पैसे दिए। सिमिलरली जिसने ये ट्रांसक्रिप्शन करा, जो हिंदी में बोल रहा हूँ और नीचे जो इंग्लिश के सबटाइटल्स आ रहे हैं उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो किसी ने ये ट्रांसक्राइब करा। अगर आप ऐसे भी काम कर रहे हो तो भी आप आराम से घर पे बैठे बैठे वीकेंड्स पे आराम से महीने के 10-15 हज़ार रुपए एडिशनल कमा सकते हो। ये आपको करना चाहिए, ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, क्योंकि कई बार होता ये है कि आप जहां पे नौकरी कर रहे हो सकता है आपके पास वक्त ना हो सकता है आपका एम्प्लॉयर ये अलाउ ना करे, हो सकता है कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बॉटम लाइन ये है कि आपको महीने के 10 हज़ार रुपए सेव करने हैं। अगर आप वो कर ही नहीं सकते तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम बनाइए, या आप अपने खर्चे कम कर दीजिए। खर्चे कैसे कम करोगे, कि आप अपनी वांट्स और डिजायर्स हाल फिलहाल के लिए थोड़ी साइडलाइन कर लो। पहले आप अपनी फाइनेंशियल मसल बना लो, उसके बाद आप अपनी वांट्स और डिजायर्स भी बना लेना। एक मैं आपको एडिशनल एग्जांपल पैसे बचाने का और देता हूं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी मेट्रो सिटी में हाल फिलहाल काम करते हैं, तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर आप वही तनख्वाह टियर 2 या टियर 3 सिटी में जाके कमा पाएं तो आपका खर्चा काफी बच सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। ये आप देख रहे होंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा ऑफ मुंबई, एंड ये एक संस्था के द्वारा स्टडी करी गई थी। तो इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग निकल के आती है 1.04 लाख विदाउट रेंट इन मुंबई, विदाउट रेंट इन मुंबई। अब आप जयपुर की देखो तो जयपुर में निकल के आती है रफली 85,000। तो कितना डिफरेंस हो गया, ये 20% का अंतर हो गया एक मेट्रो और एक नॉन मेट्रो में रहने पे, इवन विदाउट कंसिडरिंग दी रेंट। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप फटाफट ये चीज फिगर आउट कर लो कि मैं मेट्रो से नॉन मेट्रो सिटी में कैसे अपने करियर को शिफ्ट कर सकता हूं, चाहे मैं रिमोट वर्क कर लूं, चाहे मैं फ्रीलांसिंग कर लूं, चाहे मैं ऐसी कंपनियां पकड़ लूं जो छोटे शहरों में काम करती है, तो आपका खर्चा काफी बच सकता है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसको यूटिलाइज करते हुए आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। तो अपन अज्यूम करेंगे कि अब आपके पास 10 हज़ार रुपए बच गए हैं। अब अपन चलते हैं स्टेप 2 पे कि आपको ये 10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कैसे करने हैं, कितने समय तक इन्वेस्ट करने हैं, और इसको इन्वेस्ट करने के बाद आपका पोर्टफोलियो कितने का बनेगा। तो अपन कुछ चीजें अज्यूम करते हैं। पहली चीज ये कि आपकी एज क्या है, आपकी एज अपन मान लेते हैं 30 साल, एंड आप रिटायर हो गए 60 साल पे, तो आपके पास इन्वेस्टेबल टाइम कितना बचा, 30 साल का। तो आप 30 सालों तक इन्वेस्ट करेंगे। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप रफली 10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करेंगे। आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, रफली 12%। कैसे 12%, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर अपने पास ये सारे अजम्पशंस ठीक हो जाते हैं तो अपना टोटल कॉर्पस कितना बनेगा, अपना टोटल कॉर्पस बनेगा 3.52 करोड़। तो इतना पैसा आपके पास 60 साल की उम्र में होगा। अब आप बोलोगे कि अक्षत आपने तो बहुत अच्छे फिगर्स बता दिए, 3.5 करोड़ मजा ही आ गया, एंड मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा 10 हज़ार रुपए सेव करके। लेकिन अपन को यहाँ पे एक छोटी सी और एनालिसिस करनी पड़ेगी, जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एनालिसिस। बिकॉज ये रकम 3.5 करोड़ की आपको बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन अगर ये आपको 60 साल की उम्र में मिलेगी तो उसकी वैल्यू आज क्या होगी। अगर आप वो एनालिसिस करें तो उसमें आपको एक छोटी सी मैथमेटिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो उस फॉर्मूले को आपको यूज करना नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको मैथ प्रूफ करके दिखा देता हूं कि उसकी आज की वैल्यू कितनी बनेगी।
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो अपन रन करते हैं, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इससे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मैंने 3.5 करोड़ रुपए इनपुट कर दिए, 5% अपन ने इन्फ्लेशन या महंगाई दर अज्यूम कर लिया, एंड ये 30 सालों तक रहेगा। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, कैसे इसको यूज करें, ये सब सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 60 साल की उम्र में अगर आपको 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो आज के जमाने में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये फिगर आता है करीब करीब 81 लाख। अब आप बोलोगे कि अक्षत आपने तो कहानी शुरू करी थी 1 करोड़ रुपए से, 20% का तो आपने लॉस करा दिया, आप तो पॉलिटिशियन हो। नहीं, अपन ने बहुत सारे अजम्पशंस इसमें अभी हाल फिलहाल अज्यूम नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक चीज जो अज्यूम करी थी वो ये करी थी कि आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए डालते जाओगे, लेकिन आपकी सैलरी भी रफली 5-7% हर साल इंक्रीमेंट होती है। अगर नहीं होती तो प्लीज अपनी जॉब स्विच कर लीजिएगा, 5-7% का इंक्रीमेंट आपको आराम से मिल जाएगा। एज लॉन्ग एज आप चीजें सीख रहे हो, आपकी इनकम पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी। सो पहला महत्वपूर्ण अजम्पशन हमने ये नहीं फिगर आउट करा। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि अक्षत आपने टैक्स भी अज्यूम नहीं करा। मैंने टैक्स इसलिए अज्यूम नहीं करा क्योंकि अगर अपन 25-30 हजार रुपए महीने की तनख्वाह मान रहे हैं तो साल की आपकी 6 लाख के आसपास तनख्वाह बैठती है। अगर आप अपने टैक्स ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आप पे टैक्स लायबिलिटी करंट इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, इसलिए अपन ने टैक्सेस को इग्नोर कर दिया है। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 80 लाख का अमाउंट आराम से 1-1.5 करोड़ के आसपास बैठ जाएगा, एंड इस तरह से आप अमीर बन सकते हो। अब फाइनल अजम्पशन ये आता है कि अक्षत आपने 12% का रेट अज्यूम करके चले हो। 12% कैसे बनेंगे, बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो पहला जवाब ये आता है कि बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज चाहिए, स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए। द आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं आपको पिछले 20 सालों का निफ्टी 50 का डेटा दिखाऊं, निफ्टी 50 क्या होता है, वो एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, जैसे आपने आईटीसी देखा होगा, HUL देखा होगा, HDFC बैंक देखा होगा, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स हो गए। लेकिन अगर अपन एक ब्रीफ केस बना के इसमें ये सारे स्टॉक्स डाल दें तो वो तो हो गया निफ्टी 50। एंड निफ्टी 50 ऐसा एक ब्रीफ केस है जो इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण एक डेटा आता है, वो डेटा ये है कि अगर आप लास्ट 20 सालों का निफ्टी 50 का डेटा उठा के देखें, जो भारत की 50 बिगेस्ट कंपनी है, उस इंडेक्स का रेट ऑफ रिटर्न आता है 12.2%। सो इसलिए 12% का अजम्पशन रखना गलत नहीं होगा। आपको करना सिर्फ ये है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको कोई भी बड़ा गेम नहीं खेलना है। अगर आप सिंपल डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते चले जाओगे, डिसिप्लिन वे का मतलब कि स्टॉक मार्केट गिर गया तो पैनिक मत करना, बेच मत देना, बल्कि पैसा लगा और देना। इवन इफ द मार्केट कीप्स ऑन फॉलिंग, आपको हर महीने क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करते चले जाना है। अगर आप वो डिसिप्लिन वे में करते चले जाओगे तो आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हो। अब थर्ड और फाइनल पार्ट आता है हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है, हेजिंग का मतलब होता है कि अपने पोर्टफोलियो को सेफ बनाना, एक तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करना। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने का तात्पर्य ये है, आजकल लोगों को हिंदी में भी तकलीफ होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में भी एक वर्ड ऑफ द डे कर देते हैं। तो आज का वर्ड ये है तात्पर्य। तो आप मेरे को मीनिंग बताइएगा कि तात्पर्य का मतलब क्या होता है। सो पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये होता है कि आपने अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करा। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स, आपने सुना होगा कि लोग एफडी करा लेते हैं और सारे के सारे पैसे की एफडी करा लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है बॉन्ड इन्वेस्टिंग। कई लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टिंग, बिकॉज इक्विटी इज एन एसेट क्लास। सिमिलरली कई लोग होते हैं जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज खरीद लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो होते हैं क्रिप्टो मैक्सिमलिस्ट। आपको करना क्या है कि जो भी आप एसेट क्लास पिक कर रहे हो, मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा, मैं आपके साथ एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी लेवल डिस्कशन कर रहा हूं। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिन भी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डाइवर्सिफाइड रहो। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये कि थोड़ा सा बॉन्ड खरीद लो, थोड़ा सा रियल एस्टेट खरीद लो, थोड़े से इक्विटी खरीद लो, तो इस तरीके से आपकी हेजिंग हो सकती है। अब हेजिंग में मैं आपको 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है गुड एसेट्स का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ कुछ कंपनियों के नाम पता होंगे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, HDFC बैंक जो भारत का सबसे बिगेस्ट बैंक और सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है सो टू से, उसके बारे में आपको पता होगा। आपको डाबर, ITC इस तरीके की कंपनीज पता होगी जो बड़ी हैं, जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज करते रहते हो। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छे एसेट्स क्या हैं, राइट। तो आपने अच्छे एसेट्स पकड़ लिए तो आप कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक समझ ना आए तो आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दो, उसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड की पॉइंट, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका कुछ पार्ट ऑफ द मनी, जैसे मान लीजिए आपने 80% पैसा अपना निफ्टी 50 में डाल दिया, तो एटलीस्ट आप 10% पैसा जो है वो आप सेफ्टी में इन्वेस्ट करो। सो सेफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया था, आप जाके वो देख सकते हैं। सेफ एसेट्स का मतलब ये होता है कि जिनकी वैल्यू नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाती।
प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार अक्षत मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे सिर्फ 10% पैसे पे खरीद सकता हूँ, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी मत खरीदो, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, ये तो आप फ्रैक्शनल अमाउंट में या छोटी मात्रा में खरीद सकते हो ना। तो आप 10 से 20% पैसे को सेफ्टी में लगा दो, इसके बाद अपना 10% पैसा ग्रोथ में लगा दो। अब ग्रोथ एसेट्स का मतलब ये हो गया जैसे कि स्मॉल कैप स्टॉक्स, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पे मैं एडवोकेट नहीं कर रहा कि आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर दें, मैं आपको सिर्फ ग्रोथ एसेट्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर आपको लगता है कि यार मैंने छोटी कंपनी में पैसा डाला एंड बिकॉज वो छोटी कंपनी है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो वो एक हो गया ग्रोथ एसेट। सो आपने कुछ पैसा अपना ग्रोथ कंपनीज में लगा दिया, तो इसको अपन एक तरीके से हेज्ड पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैक्सिमलिस्ट हो जाते हैं। मैक्सिमलिस्ट का मतलब ये कि यार मैं तो सिर्फ ग्रोथ एसेट्स में पैसे डालूंगा, तो उन्हें सारे के सारे जितने भी पैसे वो कमा रहे हैं वो जाके ग्रोथ एसेट्स में डाल देंगे, एंड दैट्स अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी। या कई लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे को तो रिस्क लेने का बिल्कुल ही शौक नहीं है, मैं तो सारा का सारा पैसा एफडीज में ही डालूंगा, या मैं गोल्ड ही खरीद लूंगा सारे पैसे का। सो आप ऐसी गलतियां ना करें, आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ पैसा ग्रोथ में डालें, कुछ का मतलब 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, कुछ पैसा आप डिफेंस में डालें, कुछ पैसा आप नॉर्मल ग्रोथ में डालें। तो ये तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन हो गया हेजिंग का। इसका एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा किसी वीडियो में, आप मुझे बता दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस मैथमेटिकल एनालिसिस और इस छोटे से डिस्कशन के थ्रू आपको यकीन हो गया होगा कि 25-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह पे भी आप अमीर बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हो, अगर आप सेविंग्स इन्वेस्टिंग रूल को फॉलो करें, अगर आप अपने खर्चे कम करें, एंड फाइनली अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से और एक हेज्ड वे में बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको और किस तरीके के वीडियोस पसंद है, मैं उस तरीके के वीडियोस और बनाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।